आइए जी, तो इस लेक्चर में देखेंगे होटल इंडस्ट्री के केस में जो रूम रेंट है वो कैसे निकाला जाता है। जैसे होटल जो होते हैं, जो रूम जैसे आप कोई रूम बुक करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं 2-3 दिन के लिए, तो आपका रूम का रेंट कैसे डिसाइड किया जाता है वो अपन जानेंगे। तो लिखना शुरू करिएगा। इन होटल इंडस्ट्री रूम रेंट कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, और दूसरा नंबर ऑफ रूम बुक्ड। होटल के केस में यह भी देखा जाएगा कि कितने दिन आप रूम में रहे और कितने रूम आपने बुक कर रखे थे। जैसे आप फैमिली के साथ घूमने जाते हो तो 2 रूम बुक करते हो, 3 रूम बुक करते हो, कितने दिन के लिए बुक करते हो, तो आपका रेंट का जो रूम का रेंट है वो उसी प्रकार से डिसाइड होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, हेंस इन होटल इंडस्ट्री कॉस्ट यूनिट इज रूम डेज। कॉस्ट जो यूनिट होगी वो रूम डेज होगी। नेक्स्ट लिखिएगा, स्टेप्स टू बी फॉलोड। पहला स्टेप लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। सबसे पहले आपको रूम डेज निकालना पड़ेगा। इसका मीनिंग भी लिखेंगे। ये देखिए कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई बाई डेज मल्टीप्लाई बाई ऑक्यूपेंसी रेट। मान लीजिए आपके पास में 50 रूम है होटल में, तो 50 के 50 रूम हर बार थोड़ी ना बुक रहेंगे। ऑक्यूपेंसी रेट 60% रूम बुक रहते हैं, 80% रहते हैं, 90% रहते हैं, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। दूसरा, प्रीपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। और ये हमेशा फॉर होटल बनानी है और पर एनम बनानी है, तो आपने क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाएंगे। जितनी भी कॉस्ट शीट बनेगी वो पूरे होटल की एक साथ बनानी है और पर एनम की फॉर्म में बनानी है, पूरे साल का बनाना है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तीसरा, टोटल जो कॉस्ट आएगी टोटल जो कॉस्ट आई उसमें प्लस कर देना प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा आपका टोटल कलेक्शन। और नंबर 4 स्टेप, जितना आपका टोटल कलेक्शन आए उसको नंबर ऑफ रूम डेज से डिवाइड कर देना, तो आपका आ जाएगा रेंट पर रूम पर डे। एक दिन का किराया एक रूम के लिए। इन्हीं स्टेप्स को सीखते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले हम जानते हैं रूम डेज क्या होते हैं। तो इसके लिए लिखिएगा, एक एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखिए। और मैंने बोला भाई आपके पास ना एक होटल है। मान लीजिए ये आपके पास में ना एक होटल है। आप होटल के मालिक हो, इसमें ऐसे समझना आपको। ये होटल है, इस होटल के अंदर 50 रूम्स हैं। टोटल 50 रूम है इस होटल के अंदर। दूसरी बात, डेज इन मंथ आपको एक महीने में 30 दिन मानने हैं, 30 डेज मानने हैं।
ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी रहती है 80%। आपको निकालना है, कैलकुलेट करिए, रूम डेज। आपको कैलकुलेट करना है रूम डेज। तो देखो रूम डेज का मीनिंग क्या है। मान लीजिए ना आपके पास में एक ही कमरा है, मान लीजिए एक ही रूम है आपके पास, और मान लीजिए 30 के 30 दिन फिल चलेगा, 30 के 30 दिन भरा रहेगा, ये खाली नहीं रहेगा, 30 दिन भरा रहेगा। और मान लीजिए कि इस रूम का किराया एक दिन का ना 100 रुपए किराया है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये 100 का नोट, 100 रुपए का किराया जो 100 का नोट है, वो 30 दिन में आपको कितनी बार मिलेगा, इस रूम से कितनी बार मिलेगा किराए के रूप में। अगर एक ही रूम है मेरे होटल में और मुझे 100 रुपए एक बार बुकिंग के मिलते हैं और 30 दिन लगातार बुक रहे ये रूम, तो मुझे ये नोट 30 बार मिलेगा, 30 बार मिलेगा। अच्छा जी, अगर मेरे पास में दो रूम हो और ये दोनों के दोनों रूम 30 दिन तक बुक रहे, लगातार 30 दिन बुक रहे, और एक रूम का किराया 100 रुपए, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या ये 100 रुपए का नोट मुझे कितनी बार किराए के रूप में मिलेगा। तो आप बोलोगे सर देखो 30 दिन एक रूम से 30 बार मिलेगा और फिर दोबारा से 30 दिन दोबारा मिलेगा, इसका मतलब 30 + 30 60 बार मुझे किराया मिलेगा। तो किराया कितनी बार मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं रूम डेज। रूम डेज, जैसे अगर 3 रूम हो हमारे पास और 3 रूम लगातार 30 दिन तक बुक रहे और एक रूम से हमको 100 रुपए मिले, तो 100 का नोट किराए के रूप में 30 दिन में हमको कितनी बार मिलेगा, 90 बार मिलेगा, 90 बार मिलेगा। 30 × 3, तो जितने रूम जितने दिन बुक रहते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो कंपोजिट रेट क्या कहलाती है आपकी, रूम डेज कहलाती है। तो इसी केस में आइए, इसी केस में आइए, इस केस में मुझे ये बताइए कि किराया कितनी बार मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रूम डेज बोलेंगे। तो लिखिएगा आंसर, रूम डेज इक्वल टू, रूम डेज इक्वल टू, मैंने बोला भाई नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ रूम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी रेट। मेरे पास 50 रूम है और एक महीने में कितने दिन बताए, 30 दिन बताए। अगर मैं आपको एनुअली में कन्वर्ट करूं तो मुझे 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 मंथ से। लेकिन क्या 50 के 50 रूम भरे रहेंगे क्या, आंसर इज नो। कितनी बार भरे रहेंगे, 80% बार ही भरे रहेंगे। तो मैं बोलूंगा भाई 80% बार ही फिल रहेगा। इसका मतलब रूम डेज मेरे कितने हो गए, 50 रूम है, महीने में 30 दिन है, साल में 12 महीने हैं, और मेरे को 80% बार ही फिल मिलेंगे। इसका मतलब 14,400 रूम डेज कहलाएंगे, रूम डेज कहलाएंगे। तो अब इसका लिखिए रूम डेज का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ रूम डेज। मीनिंग ऑफ रूम डेज, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स we will receive rent from our customer। इसका ये मतलब है कि हम कितनी बार किराया वसूल करेंगे,
रूम डेज का मतलब है किराया कितनी बार वसूल करेंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया था, बस वो बात ध्यान रखना। अभी जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके अंदर दोबारा से रूम डेज निकालते हैं और कुछ कैलकुलेशन आगे करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 तो नोट करिए ये वाला। पूरे साल में 50 जो रूम है आपको, और पूरे साल अगर ये 80% बार बुक रहेंगे ना, और मान लीजिए एक बार बुक करने का 500 रुपया है, तो ये 500 का नोट आपको कितनी बार मिलेगा पूरे साल में? 14,400 बार आपको 500 रुपए का नोट मिलेगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, उससे थोड़ी बातें और समझ में आएंगी। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरे पास ना एक होटल है। ये है जी मेरा एक होटल। इस होटल के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 50 तो है सिंगल रूम, जिसमें एक एक आदमी ही रह सकता है, और 20 है डबल रूम। 20 है डबल रूम। और जानकारी लीजिए, मैंने आपको बोला रेंट ऑफ सिंगल रूम इज, रेंट ऑफ सिंगल रूम इज 60% ऑफ डबल रूम। अगर डबल रूम का 100 रुपए किराया लेते हैं, तो सिंगल रूम का हम 60 रुपए ही किराया लेंगे। और सुनिए, टोटल कॉस्ट पर एनम मैंने पूरी ही बता दिया आपको। पूरे साल में मेरे 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रॉफिट कमाना है मुझे 20% ऑफ रूम रेंट। जितना भी रूम रेंट होता है, मतलब सेल का 20% प्रॉफिट कमाना है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेंसी रेट सिंगल रूम की। सिंगल रूम तो रहते हैं मेरे 80% टाइम बुक, और डबल रूम ये मेरे रहते हैं 50% टाइम बुक रहते हैं। और मैंने बताया आपको डेज इन मंथ 30 दिन मानने। कैलकुलेट करिए रूम रेंट। आपको बताना है कि रूम रेंट मेरा कितना होगा। सिंगल रूम के लिए कितना लूंगा मैं एक दिन भरने का किराया, और डबल रूम के लिए कितना लूंगा, डबल रूम के लिए कितना लूंगा। तो आइए जी, सबसे पहले तो आप ना सॉल्यूशन में मेरे को सबसे पहले तो चाहिए रूम डेज निकालने पड़ेंगे। और रूम डेज का मतलब किराया मुझे कितनी बार मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा रूम डेज। रूम डेज, सिंगल रूम से मुझे किराया कितनी बार मिलेगा, सिंगल रूम मेरा कितनी बार बुक हो जाएंगे, सिंगल रूम, सिंगल रूम मेरे कितनी बार बुक हो जाएंगे। देखिए 50 तो मेरे रूम है, और ये 30 दिन बुक रहेंगे। साल में 12 महीने बुक रहेंगे, लेकिन हमेशा बुक थोड़ी ना रहेंगे। 80% टाइम ही बुक रहेंगे, बाकी तो क्या रहने वाले हैं, खाली रहने वाले हैं। तो खाली रहेंगे तो जरा एक बार देख लेते हैं। 50 रूम, 30 दिन, 80% और 12 महीने, तो ये तो आ गए जी 14,400। और मेरा डबल रूम, डबल रूम है मेरे पास में 20 रूम है, 30 दिन बुक रहेंगे, 12 महीने बुक रहेंगे, लेकिन भाई साहब 50% बार तो खाली ही रहेंगे।
ऑक्यूपेंसी रेट 50% हो गई। तो 20 रूम, 30 दिन, 12 महीने और 50%, 3600 बार ही भरेंगे। तो मेरे टोटल रूम डेज, जरा दोनों को जोड़ लूंगा, 14,400, टोटल हो गया जी 18,000। तो ये 18,000 क्या निकला है कि मुझे जो किराया मिलेगा, मान लीजिए 100 रुपए किराया मिलता है एक बार का, तो 100 का नोट मुझे कितनी बार मिलने वाला है? 18,000 बार मिलने वाला है। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो ना, तो एक बार उसी बात को फिर से दोहरा देता हूं। देखो, मान लीजिए आपके पास में होटल में एक ही रूम है और 30 दिन बुक रहे, 30 दिन ये वाला बुक रहे, तो और एक दिन का किराया 100 रुपए हो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको 100 का नोट कितनी बार मिलेगा? 30 बार मिलेगा। अगर आपके पास में एक की बजाय 2 रूम होते और दोनों रूम 30 दिन तक बुक रहे, तो 100 का नोट कितनी बार मिलेगा? 60 बार मिलेगा। अगर आपके पास 4 रूम हो और 30 के 30 दिन बुक रहे, एक बार बुक करने का 100 रुपया कोई देता हो, तो 4 तिये 12, 120 बार आपको 100 का नोट मिलेगा। तो इसी प्रकार यही वाला कंसेप्ट जो मैंने यहां लगाया, यही वाला कंसेप्ट मैंने यहां लगाया कि 50 रूम है, 30 दिन तक बुक रहेंगे, 12 महीने तक बुक रहेंगे, 80% टाइम तक बुक रहेंगे, 80% बार बुक रहेंगे, तो इसकी बजाय मुझे मिलने वाले हैं 14,400 बार किराया मिलेगा और इधर 3,600 बार किराया मिलेगा। इसका मतलब टोटल मुझे किराया कितनी बार मिलेगा? 18,000 बार मिलेगा। दूसरा कंसेप्ट मेरा रूम डेज के बाद मैं बनाता हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ध्यान रहे ये ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है, ये पूरे होटल की बनेगी और पर एनम की बनेगी, तो कैलकुलेशन है ना वो बहुत इजी हो जाएंगी आपकी। तो जरा इसको अपन बना रहे हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग एंड रनिंग एक्सपेंसेस, पहला खर्चा। देखो इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको ना टोटल कॉस्ट एक बार में ही दे दी, इस एग्जाम्पल में तो 2 लाख रुपए एक साथ ही दे दी। अगले वाले एग्जाम्पल में 2 लाख रुपए कैसे कैलकुलेट किए गए, ये भी आपको निकालना पड़ेगा। इसके अंदर रूम अटेंडेंट की सैलरी, बिजली का खर्चा, खाने का खर्चा, लॉन्ड्री का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होंगे। तो वो उनका एक आपको ऐसे लिस्ट दे रखी होगी, वो धीरे धीरे लिस्ट पढ़ के आपको टोटल लगाना है। अभी मैं सिर्फ आपको रूम रेंट समझाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको अमाउंट एक साथ दे दिया है। तो जी मैंने निकाल लिया यहां पे कि जो मेरी कॉस्ट है, डायरेक्टली मैं कहां पे आ गया, मेरी टोटल कॉस्ट पे आ गया। पूरे होटल को रन करने की एक साल की कॉस्ट कितनी है मेरी? 2 लाख रुपए। मुझे प्रॉफिट कितना कमाना है? प्रॉफिट क्वेश्चन ने बोला है जितना भी आपका कलेक्शन होता है ना, 20% ऑफ रूम रेंट, जितना भी आप रेंट लेते हो, जितना भी आप कलेक्ट करते हो अमाउंट, उसका 20%। तो मैं यहां लिखूंगा टोटल कलेक्शन, पूरे होटल का टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन और जी कलेक्शन का 20%, इसका 20% आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। इसका मतलब 100 रुपए अगर आप लेते हो तो 20 रुपए आपका प्रॉफिट होता है और 80 रुपए आपकी कॉस्ट होती है। तो 2 लाख है वो 80 के बराबर है, तो 100 के बराबर बताइए। तो आप जनाब 2,50,000 रुपए कमाने वाले हो और बैलेंसिंग फिगर आपका कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने वाले हो पूरे होटल से। लेकिन हमको क्या करना है? हमको तो ये बताना है एक ग्राहक आए, एक दिन रूम में रहे, तो उससे कितने रुपए लेने हैं। लेकिन आपको यह तो पता लग गया है कि टोटल हमको 2.5 लाख रुपए लेने। अब लिखिएगा जी कुछ बातें। लेट रूम रेंट पर डे पर रूम फॉर
सिंगल रूम एंड डबल रूम। हमको किराया नहीं पता एक एक रूम का कितना होगा, लेकिन अगर मैं मान लूं कि क्योंकि डबल रूम का मान लीजिए मैंने माना, डबल रूम का मान लीजिए मैंने x रुपया माना, एक बार का x रुपया, तो क्वेश्चन ने बोला सिंगल रूम का ना वो 60% ही होगा, तो 0.6x हो जाएगा। 60% होगा तो 0.6x हो जाएगा एक बार का। हेंस टोटल कलेक्शन मतलब x का नोट कितनी बार मिलेगा फ्रॉम सिंगल रूम, सिंगल रूम से 0.6 रुपए का नोट मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं 0.6 रुपए का जो नोट है, 0.6x का जो नोट है, वो सिंगल रूम से कितनी बार मिलता है आपको? 14,400 बार। तो मैं लिखूंगा 14,400 बार 0.6x रुपए मिलेंगे। तो 14,400 मल्टीप्लाई 0.6, तो ये आ गया जी 8,640x। और फ्रॉम डबल रूम, डबल रूम से आपको कितनी बार किराया मिलेगा? 3,600 बार। और कितने का नोट मिलेगा? x का नोट मिलेगा। तो मैंने लिखा 3,600 बार मिलेगा x रुपया, तो ये 3,600x हो जाएंगे। तो जनाब टोटल हो जाएगा 3,600 12,240x रुपये, 12,240x, 12,240x। फिर लिखिएगा फॉलोइंग इक्वेशन में बी फॉर्म्ड, ये इक्वेशन बनाई जा सकती है। 12,240x हैं, वो कितने रुपए के बराबर होंगे? 2.5 लाख रुपए के बराबर होंगे, क्योंकि टोटल कलेक्शन हमारा देखो कितना था, 12,240 और टोटल कलेक्शन था 2,50,000 रुपए। दोनों को इक्वेशन में बराबर रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2,50,000, 250 डिवाइड बाई 12,240, तो यह आ गया जी 20 रुपए 4248। तो हमने बोला भाई x किसका माना था हमने? डबल रूम का। तो लिखिएगा रूम रेंट फॉर डबल रूम का होगा, डबल रूम पर डे 20.4248, और सिंगल रूम का 20.4248 का कितना परसेंट रहेगा? 60%। इसका आ जाएगा 12.25 रुपए। ये आपके आंसर आ जाएंगे। अब एक लास्ट बात बताओ जरा, छोटी सी, छोटी सी बात बताओ मेरे को एक बार। सवाल तो पूरा हो गया है। ये जो 12.25 रुपए हैं, ये कितनी बार मिलेंगे आपको? ये सर हमको मिलेंगे 14,400 बार मिलेगा ये किराया। और ये जो 20.42 रुपए हैं, ये कितनी बार मिलेंगे आपको? 3,600 बार मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको होटल इंडस्ट्री के केस में अपनी कैलकुलेशन करके चलनी है। एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए आराम से। जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे इसी फॉर्मेट से करेंगे। सबसे पहले रूम डेज निकालो, किराया कितनी बार मिलेगा, फिर टोटल कॉस्ट निकालो, पूरे होटल का कितना खर्चा, कितना कलेक्शन करना है होटल को वो डिसाइड कर लो, फिर जितना कलेक्शन करना है वो किस रूम को कितने रुपए में बेच के करना है, उसके लिए ये इक्वेशन बना के अपना आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं।
लीजिए जी, ये क्वेश्चन हो गया जी यहां तक पूरा। अब लास्ट एग्जाम्पल लिखिएगा होटल इंडस्ट्री के केस में। 2 एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा जी, एक होटल है हमारे पास में। अब की बार मैं 3 तरह के रूम लूंगा। एक होटल है हमारे पास में, उसमें है जी, पहला तो है सिंगल रूम, वो है 40। फिर है डबल रूम, वो है 30। और फिर है ट्रिपल रूम, वो है 20। वो है 20। और मैंने आपको बता दिया ऑक्यूपेंसी लेवल तीनों का ही 80% है। हमारे जितने भी रूम हैं उसमें से 80% भरे रहते हैं। और सुनो, रूम रेंट इज 1:2:3 फॉर सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम रिस्पेक्टिवली। जो रूम है, सिंगल रूम का 1 रुपया लेते हैं, तो डबल रूम का 2 रुपया लेते हैं, तो ट्रिपल रूम का 3 रुपया लेते हैं। इस रेशो में अपने को किराया वसूलना है। और लिखो, स्टाफ सैलरी ये हम देते हैं 2,40,000 रुपये पर एनम। उसके अलावा एक रूम अटेंडेंट भी रखते हैं, उसको देते हैं ₹5 इफ ऑक्यूपाइड पर डे। 5 रुपया देते हैं। इफ ऑक्यूपाइड का मतलब है रूम अगर कोई बुक है, रूम बुक है, उसके अंदर गेस्ट है, तो ही इसको 5 रुपया एक बार का देना है, अदरवाइज इसको नहीं देना है। नेक्स्ट लिखना, लाइटिंग चार्जेस ₹200 पर मंथ बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। लाइटिंग का मतलब है जब कोई कस्टमर रूम के अंदर रहेगा तभी तो पंखा जलाएगा, तभी तो एसी चलाएगा, तभी तो लाइट जलाएगा। तो अगर हमारा कस्टमर पूरे 1 महीने तक मतलब 30 दिन तक रूम में रहे तो लाइटिंग का खर्चा कितने रुपए आता है? 200 रुपये हमारा खर्चा आता है। इसका ये मतलब है, देखो लाइटिंग एक फिक्स चार्ज भी होता है मीटर का कि भैया ये लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये वाला है वेरिएबल चार्ज। कस्टमर रूम के अंदर होगा तो ही 200 रुपये, 30 दिन तक कस्टमर रहना चाहिए, 30 दिन तक कस्टमर रहेगा तो 200 रुपये आएंगे बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रॉफिट कमाना है 20% ऑफ कॉस्ट। देखो पिछले वाले में मैंने बोला था 20% ऑफ रूम रेंट, अब की बार मैंने बोला है 20% ऑफ कॉस्ट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको कैलकुलेट करना है रूम रेंट। आपको तो भाई साहब रूम रेंट निकाल के देना है, तो स्टेप वही रहेंगे। आइए सॉल्यूशन करते हैं, स्टेप वही रखने हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप निकालेंगे रूम डेज, और मनी मन दोहराइए, रूम डेज का मतलब क्या था? किराया कितनी बार मिलेगा, सिंगल रूम से कितनी बार किराया, डबल रूम से पूरे साल में कितनी बार किराया, और ट्रिपल रूम से किराया कितनी बार। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सिंगल रूम से किराया कितनी बार मिलेगा पूरे साल में। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो 30 दिन मानने हैं, एक दिन में, एक मंथ में 30 दिन मानने।
तो हमारे पास ये है जी 40 तो रूम है, 40 तो रूम है हमारे पास, और जनाब 30 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, और ऑक्यूपेंसी रेट कितना है भाई साहब, 80% रेट। तो मल्टीप्लाई कर लो, 40 रूम, 30 दिन, 12 महीने, 80%, 11,520 बार किराया मिलेगा। डबल रूम, डबल रूम है, 30 रूम है, 30 दिन रहेगा, 12 महीने बुक, 80% बार बुक। 30 रूम है, 30 दिन, 12 महीने और 80%, 8,640 बार। और ट्रिपल रूम, ये 20 रूम है, 30 दिन, 12 महीने, 80% बार। तो 20 रूम, 30 दिन, 12 महीने, 80% बार, 5,760 बार। तो टोटल कितना किराया मिलेगा, 8,640 प्लस 11,520। कैलकुलेशन बड़ी ध्यान से करना भाई, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। 25,920। तो टोटल हमको किराया कितनी बार मिलने वाला है, 25,920 बार। पहला स्टेप ये पूरा हुआ। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में जी हमको बनानी होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ये पूरे होटल के लिए बनानी है और पर एनम बनानी। स्टैंडिंग एंड रनिंग एक्सपेंसेस। पहला खर्चा, स्टाफ है उसको सैलरी देते हैं 2,40,000 रुपए, तो ये तो सीधा सीधा लिख देंगे, स्टाफ सैलरी 2,40,000। दूसरा खर्चा है रूम अटेंडेंट का। रूम अटेंडेंट बोले तो जो रूम सर्विस देते हैं, जो इन हाउस सर्विस देते हैं, खाना पकड़ाने की, साफ सफाई की, रूम अटेंडेंट। रूम अटेंडेंट तभी चाहिए जब कोई कस्टमर रूम में होगा। तो मेरे को बताइए कस्टमर रूम में कितनी बार होगा। सर अभी अभी निकाला है, किराया 25,920 बार मिलेगा ना, तो इसका मतलब कस्टमर रूम के अंदर कितनी बार आएगा, 25,920 बार आएगा। और एक बार आने का रूम का अटेंडेंट का कितना रुपया बनता है जी, 5 रुपए बनते हैं। इफ ऑक्यूपाइड का मतलब ये होता है कि ऑक्यूपेंसी है तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो मैं लिखूंगा जी 5 रुपए एक बार के और 25,920 रुपए। 25,920 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1,29,600 रुपए बन गए जी इसके। तीसरा खर्चा है लाइट का, और लाइट भी देखो मैंने कैसे लिखी है, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी का मतलब है कोई रूम में रहेगा तो ही लाइट जलेगी, अदरवाइज नहीं जलेगी। और 200 रुपए पर मंथ, तो मैं बोलूंगा देखो भाई 200 रुपए लगते हैं ना, वो 30 रूम डेज के लगते हैं। 30 रूम डेज, 30 बार भर जाएगा कमरा, तो 200 रुपए का बिजली का बिल आएगा। मैं जानना चाहता हूं कमरा हमारा कितनी बार फिल होगा, 25,920 बार फिल होगा। तो 200 रुपए लगते हैं 30 बार फिल होने के। हमको तो 25,920 बार रूम को फिल करवाना है, तो यह आ जाएगा 1,72,800 रुपये। 1,72,800 रुपये ये हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। देखो लाइट ऐसे मत निकाल देना तुम, 200 रुपये एक महीने के, तो 12 महीने के कितने, वो तो फिक्स चार्ज हो गए ना। तो एक महीने का इतना बिल आएगा ही आएगा, चाहे कस्टमर आए चाहे मत आए। फिर ऑक्यूपेंसी के ऊपर बेस्ड कैसे हुआ वो, तो ऑक्यूपेंसी के बेस्ड का मतलब है कस्टमर आएगा, रूम में लाइटें जलाएगा, पंखा चलाएगा, एसी चलाएगा, हीटर चलाएगा, तो ही रुपए लगेंगे। तो 200 रुपए लगेंगे हमारे
एक महीने का मतलब है 30 दिन ऑक्यूपाई हो जाएगा तो 200 रुपए का बिजली का बिल बनेगा। और हमारा ऑक्यूपाई कितनी बार होगा भाई साहब? 25,920 बार ऑक्यूपाई होगा। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखें। तो जरा इनको जोड़ लेंगे, 1,72,800 रुपये, 1,72,800 रुपये प्लस 1,29,600 रुपये प्लस 2,40,000 रुपये, 5,42,400। तो जनाब ये आ जाएगा आपका 5,42,400। अब होटल वालों को प्रॉफिट कमाना है और यह आ जाएगा टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन प्रॉफिट के लिए देखो ऑफ कॉस्ट लिखा है, तो आपको जो अपना एरो बनाना है ना वो कॉस्ट की तरफ से बनाना है। इसका मतलब 100 रुपये कॉस्ट है तो 20 रुपये प्रॉफिट, 120 रुपये ये लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिए 20%, 1,08,480, 1,08,480 और 5,42,400 मल्टीप्लाई बाई 20%, 120%, ये आ जाएंगे 6,50,880 रुपये कमाने हैं। 6,00,000 8 तो 10 4 1 5 6,50,880 रुपये कमाने। पूरे होटल को इतने रुपए कमाने हैं एक साल में। अब मानना पड़ेगा लेट रूम रेंट फॉर सिंगल रूम, अगर सिंगल रूम का x रुपया है तो डबल रूम का 2x है और ट्रिपल रूम इसका है 3x। तो बताइए हेंस टोटल कलेक्शन कितना बनेगा? x रुपया कितनी बार मिलेगा? x रुपया, x का नोट कितनी बार मिलेगा? 11,520 बार मिलेगा। तो मैं लिखूंगा सिंगल रूम से जो कलेक्शन होगा वो होगा x मल्टीप्लाई 11,520। तो 11,520x तो ये हो जाएंगे। डबल रूम 8,640 बार, तो 2x मिलेंगे मुझे 8,640 बार। तो जनाब 8,640 मल्टीप्लाई 2 17,280x और ट्रिपल रूम 3x किराया मिलेगा कितनी बार? 5,760 बार। तो जी 5,760 मल्टीप्लाई 3 17,280x ये आ गए। 17,280 जोड़ दो, इसमें 11,520 भी जोड़ दो, ये आ जाएगा 46,080 रुपये x। तो टोटल कलेक्शन हमारा कितना आ गया भाई? 46,080 और ये कितने के बराबर है? 6,50,880 के बराबर। तो लिखिएगा हेंस फॉलोइंग इक्वेशन 46,080x इक्वल टू 6,50,880, x इक्वल टू 6,50,880 डिवाइड बाई 4,60,080, 6,50,880 डिवाइड बाई 4,60,80। तो ये आ गए जी 14 रुपये 125 पैसे। तो अब तो निकल गया हेंस रूम रेंट पर डे। सिंगल रूम का तो है 14.125, डबल रूम का है
इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 28.25, और ट्रिपल रूम का है 42.375 रुपए। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे आपको होटल इंडस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं, ये बात ध्यान रखें। अगर एक बार रिवाइज करना चाहें तो मेरे साथ रिवाइज कर लो। 14.125 रुपया कितनी बार मिलेगा भाई लोगों? 11,520 बार। 28.25 रुपया कितनी बार मिलेगा? 8,640 बार। और 42.375 रुपया मिलेगा 5,760 बार। तो स्टेप क्या हो गए देखो पूरा एक साथ में एक बार। स्टेप्स क्या हो गए? सबसे पहले निकाला जाएगा रूम डेज, सबसे पहले निकाला जाएगा रूम डेज, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाई जाएगी, फिर आपकी इक्वेशन बना के एक रूम का खर्चा, एक रूम का रेंट निकाल लिया जाएगा। तो रूम के जो होटल इंडस्ट्री केस में ना मुख्यतः दो ही बातें, एक तो रूम डेज निकालना और दूसरा रूम अटेंडेंट की और लाइटिंग की कॉस्ट निकालना। अगर कहीं भी कोई भी खर्चा ऑक्यूपेंसी के साथ कनेक्ट है, ऑक्यूपेंसी के साथ कनेक्ट है ना, तो इसका मतलब मानना है वो वेरिएबल खर्चा है, और वेरिएबल खर्चा है इसका मतलब कस्टमर रूम में आएगा तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये था होटल इंडस्ट्री, पूरा का पूरा होटल इंडस्ट्री था। अब एक बचा है अपना एक बच गया अब हॉस्पिटल इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन हॉस्पिटल इंडस्ट्री, उसके बाद बुक के सारे क्वेश्चन करने लग जाएंगे। सिनेमा इंडस्ट्री और स्कूल बस और पिकनिक और इलेक्ट्रिसिटी पावर, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब जैसे इनके कंसेप्ट हैं वैसे इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, उसमें बस सिंपल बेसिक कैलकुलेशन करनी है और डायरेक्ट सवाल करेंगे उनके। तो कंसेप्ट के जो कंसेप्ट थे ना वो इतने ही थे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, सीएमए इंटर में। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री था आपका, होटल और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वाला नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन अपन इजीली कर पाएंगे। तो अब जानते हैं अपन लास्ट इंडस्ट्री है अपनी हॉस्पिटल इंडस्ट्री। हॉस्पिटल के केस में बहुत सारे बिल बनते हैं कस्टमर के, लेकिन हमको यहाँ पे जो निकालना है वो ये निकालना है कि जब एक पेशेंट एक दिन हमारे बेड पे भर्ती रह जाए, बेड चार्जेस अपने को निकालने हैं। तो आइए जानते हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहला पॉइंट देखो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में, हॉस्पिटल में कई तरह के बिल बनते हैं, जैसे स्कैनिंग होती है, जैसे एक्सरे वगैरह होते हैं, जो एक्सरे वगैरह होते हैं उनका जो चार्ज बनता है ना वो पर केस पे बनता है। एक एक्सरे कराएंगे कि 2 कराएंगे कि 3 कराएंगे, तो पर केस पे इसकी कॉस्ट यूनिट हो गई है। दूसरा है लॉन्ड्री, कपड़े वगैरह जो हैं वो हॉस्पिटल के जो कपड़े धुलते हैं ना, वो ऐसे नहीं धुलते एक कपड़े के 5 रुपए 10 रुपए, ऐसे नहीं, वो पर 100 आइटम के धुलते हैं एक साथ में, पर 100 आइटम। पेशेंट इन, पेशेंट इन का मतलब है जो पेशेंट भर्ती होते हैं आपके हॉस्पिटल के अंदर, उनका बिल आप कैसे बनाते हैं, उनका बेड चार्ज आप कैसे निकालते हो। तो ये होता है पर रूम डे, एक पेशेंट ने 1 दिन रहा कि 2 दिन रहा कि 3 दिन रहा, भैया बेड डेज बोल दो या पेशेंट डे बोल दो। जैसे होटल के केस में रूम डेज होते थे, तो यहाँ पे हमारे पेशेंट डे हो जाएंगे या फिर बेड डे हो जाएंगे। तो आइए जरा समझते हैं ये पेशेंट डे क्या होते हैं और बेड डे क्या होते हैं। अपने को अपने सिलेबस के अंदर हॉस्पिटल के केस में सिर्फ बेड डेज निकालने, उसके अलावा एक्सरे का चार्ज कैसे होता है ये नहीं निकालना, लॉन्ड्री का चार्ज कैसे होता है ये नहीं निकालना। हमको सिर्फ और सिर्फ निकालने हैं कि कोई कस्टमर हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो उसका 1 दिन भर्ती रहे तो बेड चार्ज कितने लेने हैं, 2 दिन भर्ती रहे तो बेड चार्ज कितने लेने हैं, 5 दिन भर्ती रहे तो बेड चार्ज कितने लेने हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि हमारे पास में एक हॉस्पिटल है, ये हमारा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में हमारे पास में 50 बेड्स हैं, 50 बेड्स का हॉस्पिटल है। ऑक्यूपेंसी जो रहती है 40 बेड हमारे फुल रहे, 140 दिन तक फुल रहे, 20 बेड हमारे फुल रहे 50 दिन तक। सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, बेड तो 50 ही हैं, 40 इधर फिल हो गए, 20 इधर फिल हो गए, तो 60 बेड हो गए सर ये तो। अरे मैंने कहा नहीं भाई, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझना है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है पेशेंट डेज।
आपको पेशेंट डेज कैलकुलेट करना है। देखो इसको ऐसे समझना है, आपके पास में सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन पूरे साल में आपके पास में ना 360 दिन होते हैं। इस 360 दिन में से, अब 360 नहीं मानो तो 365 मान सकते हो। कई क्वेश्चन में आपको 360 मानना होता है और कई क्वेश्चन में आपको 365 मानना होता है। जैसे कई बार अपन जो होटल के क्वेश्चन करेंगे उसमें 360 दिन भी मान के करते हैं, तो मान लीजिए 365 दिन है, इसमें से 140 दिन, 140 दिन क्या रहे, 40 बेड तो आपके रहे फुल और बाकी के 10 बेड रहे खाली, एम्प्टी, ऐसा मतलब है। और बाकी के जो 50 डेज थे, 50 डेज में क्या हुआ, हमारे 20 बेड तो रहे फुल और बाकी हमारे पास में 30 बेड जो थे वो रहे एम्प्टी। तो मैथमेटिकली तरीके से मत जोड़ना इसको कि 40 और 20 तो सर 60 बेड हो गए, नहीं भाई, ये अलग अलग दिन ऑक्यूपेंसी है। ये 140 दिन अलग है, ये 50 दिन अलग है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं पेशेंट डे कितने होंगे, पेशेंट डेज कितने होंगे। देखो जनाब, पेशेंट डेज मैंने बोला, देखो 40 बेड फिल रहेंगे मेरे 140 दिन तक, तो मुझे इससे कितनी बार बेड चार्जेस मिलेंगे, 40 मल्टीप्लाई 140, 5600 बार इन 40 बेड से मेरे को चार्जेस मिलेंगे। मान लीजिए एक बेड का मैं एक दिन का 200 रुपया लेता हूं, तो 200 का नोट मुझे कितनी बार मिलेगा, 5600 बार मिलेगा। इसी प्रकार 20 जो बेड हैं वो मुझे कमा के देंगे 50 दिन तक, तो जनाब 20 मल्टीप्लाई 50, ये मुझे कमा के देंगे 1000 बार, तो टोटल हो गए 6600 बार। तो मीनिंग क्या हुआ पेशेंट डे का, पेशेंट डे का मतलब है बेड चार्जेस कितनी बार मिलेगा, कितनी बार मिलेगा। जैसे अभी अभी अपन ने होटल के केस में देखा था रूम डेज, रूम का किराया कितनी बार मिलेगा। तो इसी प्रकार यहां पे क्या है, पेशेंट डेज, पेशेंट से बेड का चार्ज हम कितनी बार पूरे साल में वसूल करेंगे। तो ये आ गए हमारे टोटल पेशेंट डेज, टोटल पेशेंट डेज 6600 बार हमको किराया मिलने वाला है। तो हॉस्पिटल के केस में बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि बेड से आपको चार्जेस कितनी बार मिलने वाले हैं। चलिए एक एग्जांपल तो ये हुआ, एक दूसरा एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा अलग एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एक हॉस्पिटल है हमारे पास में, उसमें ना 40 बेड हैं इन हाउस, इन हाउस मतलब उनकी कैपेसिटी है भाई 40 बेड तो हमारे खुद के ही हैं, लेकिन ये 5 एक्स्ट्रा बेड भी लगा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, इफ रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ी तो हम 5 बेड और भी किराए पे लेके आ सकते हैं बाहर से। और उनके जो हायर चार्जेस रहेंगे 80 रुपया पर बेड पर डे, ये होंगे इनके हायर चार्जेस, हायर चार्जेस। 5 बेड हम और भी लगा सकते हैं लेकिन इनके हमको हायर चार्जेस देने पड़ेंगे। 40 बेड हमारे खुद के हैं, हॉस्पिटल में 5 बेड और लगा सकते हैं लेकिन वो 5 बेड मार्केट से किराए पर लाने पड़ेंगे और एक बेड का 80 रुपया एक दिन का देना पड़ेगा। ऑक्यूपेंसी सुनिएगा, ऑक्यूपेंसी 40 बेड फुल रहे 200 दिन, 20 बेड फिल रहे 50 दिन, और मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये 5 बेड हैं ये कितने दिन फिल रहे, मैंने आपको ये बताया हायर चार्जेस में जो मैं 5 बेड का दे के आया हूं ना
वो 50,000 रुपये दे के आया हूँ। तो आपसे मैंने दो बातें पूछी। पहले तो मुझे बताइए, जो हायर चार्जेस मैंने 5 एक्स्ट्रा बेड के दिए हैं, तो वो 5 एक्स्ट्रा बेड मैं कितने दिन के लिए किराए पे लेके आया? पहली बात तो मैंने आपसे ये पूछी। और दूसरा मैंने पूछा आपसे पेशेंट डेज बताइए, मेरे पेशेंट डे कितने हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अपन सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन देखो जी, हायर चार्जेस कैसे बनेंगे? इक्वल टू नंबर ऑफ बेड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, कितने दिन के लिए किराए पे लेके आए, मल्टीप्लाई बाय हायर चार्जेस पर डे। आप जो हायर चार्जेस मार्केट से 5 बेड जो लेके आओगे, उसका चार्जेस ऐसे ही तो निकलेगा, कितने बेड, कितने दिन, और एक दिन का चार्ज कितना है। तो मैंने बोला भाई देखो, हायर चार्जेस तो मैं पे करके आया हूं 50,000 रुपए, इक्वल टू 5 बेड का पे करके आया हूं। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे ये नहीं बताया कि कितने दिन के लिए मैं मार्केट से 5 बेड लेके आया। मल्टीप्लाई एक दिन का मैंने, क्वेश्चन ने बता रखा आपको 80 रुपया देते हैं, 80 रुपया देते हैं। तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ डेज। तो कैसे निकालूंगा? 50,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 5, 400। इसका मतलब 50,000 डिवाइड बाई 400, 125 दिन आ गए आपके। तो इसका मतलब हो गया, हम जो 5 एक्स्ट्रा बेड लेके आए थे, वो कितने दिन के लिए किराए पे लेके आए हैं? 125 दिन के लिए किराए पे लेके आए हैं। तो थोड़ी उल्टी कैलकुलेशन थी। अब निकालिएगा पेशेंट डेज। पेशेंट डेज, अब हमारे पेशेंट कितनी देर भर्ती रहेंगे? तो क्वेश्चन ने बोला 40 बेड्स फिल रहेंगे 200 दिन के लिए। तो इनसे हम किराया कितनी बार वसूल करेंगे? 40 मल्टीप्लाई 2, 8,000 रुपये बार हमको बेड चार्ज इससे मिलेंगे। 20 बेड हमारे फिल रहेंगे 50 दिन के लिए। तो इनसे हम किराया कितना लेंगे? 20 बेड 50 दिन तक इस पे हमारा पेशेंट रहेगा, 1,000 बार चार्ज इसका लेंगे। और जो 5 बेड थे हमारे, उस पे कितने दिन के लिए है? 125 दिन के लिए। 5 बेड 125 दिन के लिए। तो इससे हम किराया कितनी बार वसूल करेंगे? 625 बार। तो टोटल कितने हो गए? 625 प्लस 1,000 प्लस 8,000, 9,625। ये आ गए आपके टोटल पेशेंट डेज। टोटल परसेंटेज। तो कुछ इस प्रकार से हमको एक रिवर्स कैलकुलेशन दे रखी थी कि जो हमने एक्स्ट्रा बेड है वो कितने दिन के लिए लेके आए। तो सबसे पहले एक कैलकुलेशन आपको ये सीखनी है, कितने दिन के लिए हमने उनको हायर पे लिया था। और 125 दिन के लिए हायर पे लिए हैं 5 बेड, तो इसके ऊपर 125 बार हमारा पेशेंट भर्ती भी होगा। तो 125 बार 5 बेड के ऊपर भर्ती रहेगा, तो किराया कितनी बार मिलेगा हमको? 625 बार। तो ये अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? देखो, अभी तक हमने आपके साथ में सबसे पहले सीखा था ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले बस ट्रांसपोर्ट सीखा था, जिसके अंदर हम पैसेंजर किलोमीटर निकालते थे। फिर हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट सीखा था, जिसके अंदर हम टन किलोमीटर निकालते थे। और तीसरा हमने टैक्सी ट्रांसपोर्ट सीखा था, जिसके अंदर हम इफेक्टिव किलोमीटर निकालते थे। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सीखी। फिर हमने होटल इंडस्ट्री सीखी। होटल में हम निकालते थे रूम डेज, रूम डेज निकालते थे। और रूम डेज का मतलब होता था किराया कितनी बार आपको मिलेगा। और अभी हमने सीखा है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में होते हैं बेड डेज या फिर पेशेंट डेज, कि हमको पेशेंट से किराया, हमको पेशेंट से बेड के चार्जेस कितनी बार मिलेंगे। तो ये इतने 3 इंडस्ट्री हमने पढ़ ली। बाकी की जो इंडस्ट्री है, जैसे सिनेमा इंडस्ट्री हो गई, उसके अलावा स्कूल बस का जो पिकअप और ड्रॉप है वो वाला हो गया, या स्टूडेंट की पिकनिक हो गई। इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है।
ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में जानकारी मिलेगी और हाथों हाथ उस जानकारी को टोटल कॉस्ट लगवा के डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देना है। तो वो क्वेश्चन अपन डायरेक्टली क्वेश्चन वाले सेशन में ही लिखेंगे। कंसेप्ट के तौर पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में इतने ही कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो किलोवाट आवर से जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे चलना है उनमें। एज सच जैसे इसके अंदर कुछ कंसेप्ट होते हैं, वैसे कंसेप्ट उसके अंदर कोई नहीं है कि एक फॉर्मूला बन जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला उनमें नहीं बनेगा। उसमें आपको कॉमन सेंस लगा के अपनी कैलकुलेशन करनी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। इसके बाद अपन देखेंगे पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन और फिर पास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भी मेरी उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाते समय कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखूंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।